वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर पर्यावरण प्रदूषण इसको करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको आपका पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ कि आपका ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर हमारी 4 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, सेकेंड यूनिट है हमारी इकोसिस्टम। और एक और बात फ्रेंड्स, मैंने ना आपका जो सिलेबस है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मैंने ये आपको ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम वाला सिलेबस देख सकते हैं। एंड थर्ड यूनिट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ जो यूनिट है हमारी उसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे सिलेबस के नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में रेडी है हमारे पास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से नोट्स को ले सकते हैं, वरना आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक ही है प्रदूषण। तो जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण जल, वायु, मृदा आदि दूषित हो जाती है, इसे प्रदूषण कहा जाता है। यानी हमारे पर्यावरण के अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आ रहा है, यानी जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, दूषित पदार्थ एंटर कर जाते हैं जब हमारे पर्यावरण के अंदर, और इसके कारण अगर हमारा पानी, हवा और मिट्टी दूषित हो जाती है तो इसी को कहते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण का सजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो पोल्यूशन है यानी कि प्रदूषण है, इसका सजीवों पर यानी कि पेड़ पौधे, हम इंसान, जीव जंतु, सब इन सजीवों पर और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि गलत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया, पर्यावरण अगर दूषित हो जाए तो उसी को प्रदूषण कहते हैं। तो हमारे प्रदूषण का पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले साधन को प्रदूषक कहते हैं। तो अब ये प्रदूषण होता किन चीजों से है, सोचो। वायु प्रदूषण हुआ है, तो वायु प्रदूषण कैसे हुआ? धूल भरी मिट्टी के कण आ गए, है ना, या फिर कोई ऐसी गैस आ गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस आ गई। तो ये जितने भी कण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण हुआ है, इन्हीं को प्रदूषक कहते हैं। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले साधन यानी जिसकी वजह से भी प्रदूषण हुआ हो, उसी साधन या फिर कारण को, उसी चीज को प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरे होते हैं मानव जनित प्रदूषित। तो ये जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं ये हमारे नेचर द्वारा उत्पन्न किए होते हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, धुएं, इन सब के कण हो गए, तो ये प्राकृतिक प्रदूषक आ जाते हैं। मानव जनित प्रदूषक जो हम इंसानों द्वारा प्रदूषक बनाए जाते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल बनाते हैं, तो पेट्रोल की वजह से जो भी प्रदूषण होता है तो वो उसको कहते हैं मानव जनित प्रदूषक। तो मानव के कामों या फिर हरकतों द्वारा पैदा होने वाला कोई भी प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव, नकारात्मक बदलाव प्रदूषण कहलाता है। तो एक और छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रदूषण की दी है। हम इंसानों के काम या फिर हरकतों के द्वारा कोई भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट अगर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है तो उसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार इस प्रकार है। प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। ये रहा हमारे वायु प्रदूषण वाला पूरा टॉपिक। तो जब वायु अनचाहे पदार्थों से दूषित हो जाए तो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हानिकारक हो तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब हमारी हवा में कोई ऐसे अनचाहे पदार्थ आ जाए जो इंसानों के लिए भी, सजीवों के लिए भी और निर्जीव के लिए भी वो हानिकारक हो, तो इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। आबादी बढ़ने से प्रदूषण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक कारण वायु प्रदूषण बढ़ने का ये भी है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो वायु प्रदूषण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रदूषण की वजह से दिन प्रतिदिन कैंसर, शुगर या हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पोल्यूशन की वजह से डे बाय डे कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, डायबिटीज़ के भी, और हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक वगैरह ये सारे केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। एडवर्ड किंग प्रथम ने 1273 में पहला प्रदूषण विरोधी कानून बनाया। एडवर्ड किंग प्रथम
इन्होंने 1273 में एक सबसे पहला ऐसा कानून बनाया था जो प्रदूषण विरोधी था, यानी जिसने प्रदूषण का विरोध किया। तो वो कानून किससे रिलेटेड बनाया गया था? जो लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए कोयले का प्रयोग करने से रोकता था। तो इस कानून में लोगों को कोयला जलाने के लिए मना किया गया था, यानी कि आप अपने घरों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में कोयला नहीं जला सकते हैं। इस कानून में ये बोला गया। 1300 में कोयले के प्रयोग को रोकने के लिए एक और कानून बनाया गया। तो वो 1273 में था, ये 1300 में था। तो इसके अंदर भी कोयले को इस्तेमाल को रोकने के लिए, यानी कोयले का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा होगा उस टाइम पे गलत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। वायु प्रदूषण की उत्पत्ति के आधार पर मुख्य दो कारक, यानी कि वायु प्रदूषण किस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है, तो इसके दो कारक हैं। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरा है मानव जनित प्रदूषक। अभी मैंने आपको उससे पहले भी बताया था। प्राकृतिक प्रदूषक क्या? जो प्रकृति से ऐसे चीज़ों का जो है उत्पन्न होना जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा हो, या और मानव जनित प्रदूषक ऐसी कोई भी हमारी हरकत, ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा हो। तो देखो, प्राकृतिक प्रदूषक में आ जाते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं, जो भी गैस बाहर आती है, उससे प्रदूषण होता है। तो देखो, वो हमारी किसी भी काम की वजह से तो हुआ नहीं है, वो तो प्रकृति की वजह से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और फिर प्रदूषण फैला है। तो ये हो गया एक प्राकृतिक प्रदूषक। दूसरा है जंगल में लगी आग। अगर जंगल में तेज गर्मी की वजह से कभी आग लग जाए, तो जो धुआं फैलता है उससे जो प्रदूषण फैलता है, तो उस धुएं को बोलते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, क्योंकि वो भी प्रकृति की वजह से आया है। आंधी में उड़ती धूल, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैस। तो ऐसी बहुत सारी गैसें निकलती है, जैसे घर में पेड़ पौधे हैं, या फिर आप अपने फलों के या फिर सब्जियों के छिलके ही ले लो, वो आपने डस्टबिन में डाल दिए। कई बार ऐसा होता है ना, वो सड़ने लगते हैं तो उनसे बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी स्मेल, मतलब गैसेस जो है वो बाहर निकलती है उन चीज़ों से, सड़ी हुई चीज़ों से, और वो क्या होता है, प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक प्रदूषक में आ गए। नेक्स्ट है मानव जनित प्रदूषक। तो कारखानों, रसोई, वाहनों का धुआं, तो इन चीज़ों से जो धुआं निकलता है ये मानव जनित होता है, क्योंकि कारखाने हम लोगों ने बनाए हैं। रसोइयों से जो धुआं निकलता है वो हमारी वजह से निकलता है। हमारे वाहन, यानी कि हमारी कार वगैरह, इन सब से जो धुआं निकलता है वो हमारी वजह से निकलता है। तो ये मानव जनित प्रदूषक हो गए। और कृषि कार्यों द्वारा प्रदूषण, तो ये हमारे आ जाते हैं मानव जनित प्रदूषक। नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषकों को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो, मैंने आपको दो तरीके के वायु प्रदूषक बताए थे, पहले प्राकृतिक, दूसरे मानव जनित। तो अब इनको भी इनके प्रकृति के हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया। पहले कणिकीय प्रदूषक, दूसरे गैसीय। तो कणिकीय प्रदूषक वो प्रदूषक जो कण की प्रकृति के होते हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो धूल के कण होते हैं, है ना, तो वो हो गए कणिकीय प्रदूषक। जो कण यानी कि पार्टिकल्स की फॉर्म में जो भी चीज़ पोल्यूशन फैलाए उसको कणिकीय प्रदूषक कह देते हैं। दूसरे गैसीय प्रदूषक, यानी कि गैस की फॉर्म में अगर पोल्यूशन होता है, यानी कोई चीज़ हमारे पर्यावरण के अंदर आ गई है जिसे हम नहीं चाहते और वो कोई गैस है, तो उसको गैसीय प्रदूषक कह देते हैं। तो इनमें डिफरेंस पड़ते हैं। ये प्रदूषक कण की प्रकृति के होते हैं। उदाहरण फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश यानी कि आपने जैसे एक न्यूज़पेपर जलाया, न्यूज़पेपर को जलाने के बाद वो जो काली काली ऐश उड़ती है ना, उसको कहते हैं फ्लाई ऐश। अन्य धातु कण या फिर धूल के कण, ये आ जाते हैं कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण। इसके मुख्य स्रोत क्या है? तेल शोधन कारखाने और गाड़ियाँ, इनसे जो भी धुआं वगैरह जो भी चीज़ें निकलती हैं वो कण की फॉर्म में निकलते हैं जिनसे पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट हमारे गैसीय प्रदूषक। तो ये प्रदूषक गैस की प्रकृति के होते हैं। इसके उदाहरण है क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। तो ये सारी गैस है जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। और इसके मुख्य स्रोत हैं कारखाने, जेट विमान और ईंधन का दहन, यानी अगर हम कोई ईंधन भी जलाते हैं तो उससे जो गैस निकलती है उससे पोल्यूशन फैलता है। तो ये होगा इसके स्रोत। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है प्रमुख वायु प्रदूषक। तो वायु प्रदूषण के अंदर की ही एक सब हेडिंग है, सब टॉपिक है प्रमुख वायु प्रदूषक, यानी कि वो सारे प्रदूषक जिनसे मेनली वायु प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन फैलता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है? तो पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस की वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है
कुछ 3-4 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक है। ये जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में कोयला, पेट्रोल, लकड़ी ये सब आ जाते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वनारोपण करके या जीवाश्म ईंधन का कम इस्तेमाल करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पेड़ों को लगाकर और इनका इस्तेमाल कम कर यानी कि जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कम कर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल में कर सकते हैं, उस गैस के रिसाव को कम कर सकते हैं। दूसरा हमारा सीसा यानी कि लेड। ये एक धातु है। तो ये डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट और हेयर डाई, जो हम अपने बालों में डाई लगाते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये जो प्रदूषक है यानी जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, सीसा, तो ये डीजल में, पेट्रोल में, बैटरी में, पेंट और हेयर डाई में पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन का जो दिमाग का जो पूरा सिस्टम होता है उसको, और पाचन तंत्र यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं और कैंसर का कारण हो सकता है। तो सीसा जो एक प्रदूषक है जिसकी वजह से हमारे वायु में प्रदूषण फैलता है, तो ये हमारे दिमाग को और हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड हमारे समस्याएं उत्पन्न करता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। ये खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। और अपशिष्ट यानी कि शीशे का जितना भी अपशिष्ट होता है, बचा कुचा माल होता है, जैसे सोचो किसी फैक्ट्री में लेड से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, आप सोचे पेंसिल की जो पूरी नोक है ये भी लेड की बनी हुई है। अब जिस भी फैक्ट्री में लेड बनाया जाती है, पेंसिल बनाई जाती है, अगर वो इस बची कुची लेड को अच्छे से उसका निपटारा ना करे, तो यानी बचा कुचा जो भी बचा वो हो गया अपशिष्ट। अगर वो इस अपशिष्ट का उचित निपटारा ना करके ना करे तो प्रदूषण और ज़्यादा फैलेगा। तो उन्हें उचित निपटारा करके इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक प्रदूषक है जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण फैलता है। ये पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन और लकड़ी और पन्नी के जलने यानी पॉलीथीन के जलने और सिगरेट के धुएं से पैदा होती है। तो कहीं पेट्रोल जल रहा हो, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल जलता है ना, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, लकड़ी, या फिर कहीं पे पॉलीथीन भी जला रहे हो, सिगरेट के धुएं में, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये ऑक्सीजन में कमी पैदा करती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीजन में कमी पैदा करती है। अब मैं एक आपको छोटी सी बात के थ्रू समझाती हूँ कि ये ऑक्सीजन में कमी कैसे पैदा करती है। सोचो यहाँ कहीं सी जगह पे लकड़ी जल रही है, ठीक है, लकड़ी जल रही है और उससे धुआं निकल रहा है। उस धुएं के अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारी हवा के अंदर है ऑक्सीजन के सारे कण। एक यहाँ पे पूरा इंसान बैठा है, ठीक है, और वो अपने हाथ सेके जा रहा है। तो अब जब देखो वो यहाँ हाथ सेक रहा है तो उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम की चीज़ होती है जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं ना, उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड्स वो जो हमारे ऑक्सीजन के, हमारे हवा में जितने भी ऑक्सीजन के कण होते हैं वो हीमोग्लोबिन पे चिपकते हैं और हमारे अंदर जाते हैं और हमारे फेफड़ों तक जाके वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर आप यहाँ बैठे हो, आग सेक रहे हो, हवा में जो ऑक्सीजन है और देखो इससे निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये जितने भी मैं कण यहाँ पर बनाऊंगी ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के कण, ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑक्सीजन के कण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के कण क्या हो गए, ये मैच हो गए, ये हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के कण और गोल गोल हो गए हमारे सारे ऑक्सीजन के कण। एक इंसान यहाँ पर बैठा है, नॉर्मली तो ऑक्सीजन के कण जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन में मिलते हैं और उसके अंदर चली जाती है ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे तो वो ऑक्सीजन तो जाती नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फटाफट से हमारे हीमोग्लोबिन से आके चिपक जाती है और हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसकी वजह से फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इतनी क्षमता होती है कि बहुत तेज़ी से जाकर हमारे हीमोग्लोबिन से जाकर चिपक जाए और ऑक्सीजन को चिपकने की जगह ना दे, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा सा जो भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है। मनुष्य में सांस लेने की समस्या तथा बच्चों का वजन कम होना आदि समस्याएं पैदा करती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इससे इंसानों में सांस लेने की समस्या,
क्यों होती है मैंने वो भी बताया, और बच्चों का वजन कम होने वाली समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऑटोमोबाइल यानी कि हमारे जितने भी वाहन होते हैं, और उद्योग संयंत्रों में यानी कि उद्योगों में फिल्टर लगाकर इन सभी प्रदूषकों को रोका जा सकता है। देखो जैसे हमारा पेट्रोल जल रहा है, हमारी गाड़ी है ना, हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल जल रहा है, अगर हम अपनी इस जहाँ पे पेट्रोल है अगर वहाँ पे हम कोई फिल्टर लगा दें, है ना, और जो हवा जो है यानी कि वो जो जलन वाली स्मेल होती है, यानी कि वो जो पूरी गैस निकलती है गाड़ी से, अगर इसे निकलने से पहले फिल्टर कर दिया जाए तो सही रहेगा ना। ये गैस इतनी मात्रा में हमारे पर्यावरण में नहीं आएगी और इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो फिल्टर लगाकर हम इस गैस को जो है वो रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओजोन। तो ओजोन जो है ये भी एक गैस है, और ओजोन की एक लेयर भी होती है, परत भी होती है। तो ओजोन लेयर वायुमंडल में समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत है। देखो वायुमंडल में मैंने आपको 4 परत बताई थी, मेरा पूरा वायुमंडल, इसके अंदर 4 परत है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये 4 परतें मैंने आपको बताई थी। तो इसके अंदर जो समताप मंडल वाली परत होती है, और जहाँ तक मुझे याद है ये दूसरी या फिर तीसरी परत होती है समताप मंडल की, तो इसके अंदर की सबसे ऊपरी परत को ओजोन लेयर कहते हैं। तो ये एक खास और अहम गैस है। ओजोन जो है ये खास और अहम गैस है। जब 2 ऑक्सीजन के एटम एक साथ मिल जाते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन के ये और एक ये मिल जाता है तो O3 यानी कि ओजोन बनता है। तो इसका काम सूरज की हानिकारक किरणों को भूमि की सतह पर आने से रोकना है। यानी कि सूरज की जो हानिकारक किरण होती है, पराबैंगनी विकिरण, जिनको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, तो ये उनको हमारी पृथ्वी की सतह तक आने से बचाती है हमारी ओजोन लेयर। तो कारखानों से ये काफ़ी भारी मात्रा में निकलती है। ओजोन गैस जो है ना फ्रेंड्स, ये कारखानों से एक भारी मात्रा में निकलती है, जो गैस काफ़ी जहरीली है, और इससे आँखों में पानी आना और जलन होती है। तो एक ये भी प्रदूषक है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन है, रसायन यानी कि लिक्विड है। इसके कण हवा में मिलकर ओजोन तक पहुंच जाते हैं और दूसरी गैसों के साथ मिलकर ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि इसके एक ये रसायन है जो हमारी हवा के अंदर आया, तो हवा के कण जो थे ये धीरे धीरे ऊपर गए तो ओजोन लेयर तक पहुंच गए, और उसके साथ साथ ये रसायन के भी पहुंच गए। तो ये एक ऐसा रसायन है जो हवा के दूसरी गैसों के साथ मिलकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का विघटन होता है। तो एरोसोल का सीमित प्रयोग कर इसे रोका जा सकता है। तो कैसे? एरोसोल का मतलब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह एरोसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी लिमिटेड, तो जिसकी वजह से फिर इसको रोका जा सकता है। देखो जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं, एसी वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इसको भरा जाता है, इस लिक्विड को भरा जाता है। तो जब हमारा एसी चलता है, फिर फ्रिज चलता है, तो ये गैस निकलती है, फिर ये गैस हमारे पर्यावरण की गैस के साथ मिलती है और ऊपर जाकर ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। तो आजकल क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे जो एसी और फ्रिज हैं इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसका इस्तेमाल बंद हो गया। अब इसकी जगह एरोसोल जो गैस है इसका इस्तेमाल होने लग गया है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रदूषक है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो इसकी वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। मनुष्यों में इससे मसूड़ों में सूजन, ऑक्सीजन की कमी, रक्तस्राव यानी कि ब्लड प्रेशर और कैंसर आदि समस्याएं उत्पन्न होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मदद से। उद्योगों में फिल्टर और ऑटोमोबाइल का सीमित इस्तेमाल करके, यानी कि उद्योगों में जैसे सोचो मेरी ये कोई फैक्ट्री है और इससे चिमनी निकल रही है, इस चिमनी से धुआं निकल रहा है। अगर इसमें धुआं निकलने से पहले ये मैं यहाँ पे कोई फिल्टर लगा दूँ, यानी कि धुआं यहाँ से आए और ये यहाँ से छन कर बाहर जाए, तो क्या ये गैस कम बाहर आएगी, जिससे कि वायु प्रदूषण कम होगा। तो फिल्टर का इस्तेमाल करके या फिर वाहनों का कम इस्तेमाल करके हम इस गैस पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जलाने से, यानी जब कोयला जलता है तो उसके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये उत्पन्न होती है। धातु को गलाने में, यानी अगर किसी फैक्ट्री के अंदर धातु को गलाया जा रहा है तो धातु के गलने के बाद जो गैस निकलेगी उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। या फिर कागज़ को जब हम बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में जो गैस निकलती है उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये गैस इन दोनों प्रक्रियाओं में भी निकलती है। तो इसकी वजह से फेफड़ों की बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा निलंबित अभिकरणीय पदार्थ। तो ये हवा में ठोस, धुएं, धूल के कण के रूप में होते हैं, यानी कि हवा के अंदर धुएं और धूल के जो भी कण होते हैं, ठोस जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उन्हें निलंबित अभिकरणीय पदार्थ कहते हैं। इनकी वजह से फेफड़ों को हानि पहुंचती है और इसे फिल्टर प्रणाली के प्रयोग से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एरोसोल। इसका विकास कारखानों, ताप विद्युत घरों और कृषि कार्यों से होता है। यानी एरोसोल जो गैस है ये कारखानों से निकलती है, उत्पन्न होती है, और ताप विद्युत घर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हीट की मदद से, यानी कि ताप की मदद से बिजली बनाई जाती है, तो ऐसी जगह पे जब बिजली बनाई जाती है तो ये गैस निकलती है। और कृषि कार्यों में यानी कि खेती के कामों में भी एरोसोल गैस जो होती है वो निकलती है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन वाले सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। देखो सोचो, मेरे एक ही कण है और एक ये कण है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 माइक्रोन, इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के साइज के यानी आकार के जितने भी कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उनको एरोसोल कहा जाता है। ये नगर पालिका के कचरे के जलने से और औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी निकलती है। तो मैंने आपको एरोसोल भी बता दी। नेक्स्ट है हमारा घरेलू वायु प्रदूषक। तो गांव में खाना बनाने के लिए ठोस ईंधन यानी कि जैसे कि कोयला, लकड़ी, चारकोल और कृषि अपशिष्ट यानी कि खेती के बाद जो भी कूड़ा कबाड़ा बचता है उनका प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो इन्हीं से वायु प्रदूषण फैलता, और ये होते हैं घरेलू वायु प्रदूषण। नेक्स्ट जो हमारी एक सब हेडिंग है वो है वायु प्रदूषण का प्रभाव, यानी कि वायु प्रदूषण का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है पौधों तथा जीव जंतुओं पर वायु प्रदूषण का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। इससे पौधों के पत्तों की चिकनी सतह, देखो हमारे पौधे के जितने भी पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, वो एक तरीके से तो ऊपर से तो पूरे चिकने स्मूथ होते हैं, लेकिन नीचे से वो थोड़े खुरदुरे होते हैं। तो जो चिकनी सतह होती है पत्तों की वो नष्ट हो सकती है वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण के कारण पौधों में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो प्रभावित होती हैं, यानी कि उनका धूप की मदद से अपना खाने बनाने की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, पानी को इस्तेमाल करने की प्रक्रियाएं, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्रभावित होती हैं। वायु प्रदूषण का जलीय तथा स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पानी के अंदर जो जीव रहते हैं और धरती के ऊपर जो जीव रहते हैं उन दोनों के ऊपर ही वायु प्रदूषण का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण की वजह से, खास करके श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने वाला जो हमारा तंत्र है, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से धरातल की सतह का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे हवा के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो हमारी सतह जो होती है इसका तापमान बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर जो बर्फ़ होती है, पहाड़ों, ये ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलने लगती है, और उससे समुद्र जल जो होता है यानी समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है, और फिर बाढ़ जैसी आपदाएं आने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक वायु प्रदूषण का ये भी प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से वर्षा, तापमान, हवा की गति और मौसम पर भी प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एवं हाइड्रोज आयन से भरी होती है, यानी कि ऐसी बारिश यानी कि अम्लीय बारिश होती है। तो वायु प्रदूषण की वजह से ही एसिड रेन होती है, और आपको पता है एसिड रेन कितनी हार्मफुल होती है। तो हर मौसम की जो सबसे पहली बारिश होती है उसको एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि हमारे देखो हमारी वायु के अंदर बहुत सारे प्रदूषण होता है और वो ऊपर जम जाता है। तो जो भी पहली बारिश होती है तो वो इस वाली लेयर को तोड़ के नीचे आते हैं, तो ये इसके जो भी कण होते हैं वो हमारी धरती पर आकर गिरते हैं, तो इसलिए वो एसिड रेन हो जाती है। मिट्टी के जैविक एवं रासायनिक गुण अम्लीय वर्षा द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तो देखो जब ये बारिश आएगी नीचे और वो मिट्टी पर पड़ेगी तो मिट्टी के जितने भी जैविक और रासायनिक गुण होते हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत का विघटन होता है। मैंने आपको बताया था कि वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत कैसे विघटित होती है। यानी कि हमारी हवा के अंदर
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो रसायन होते हैं वो वह परत तक पहुंचते हैं, ओजोन परत तक, और उसका विघटन करते हैं। तो ओजोन परत के विघटन की वजह से त्वचा का जलना, त्वचा में झुर्रियाँ, त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हो जाती हैं। ओजोन परत के विघटन का पर्यावरण पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। पराबैंगनी विकिरण, देखो ओजोन परत जब विघटित हो जाती है तो क्या होता है, देखो ओजोन परत जो होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जो ओजोन परत होती है वो सूरज से आने वाली रोशनी से हमें बचाती है। सूरज से ऐसी बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी विकिरण किरणें आती हैं जो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, पेड़ पौधों के लिए भी। तो ओजोन लेयर का काम होता है हमें उससे बचाना, उसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर इसी में कहीं छेद वेद हो जाए तो वो वहाँ से पूरी तरीके से आएगी। तो यहीं पे बताया है पराबैंगनी विकिरण स्थलीय यानी कि जब ये अंदर आ जाती हैं तो ये जमीनी और जलीय दोनों जैव भू रासायनिक चक्र को प्रभावित करती है। इससे पौधों की विकासीय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, यानी कि वायु प्रदूषण से पौधों की विकासीय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग और अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल, यानी कि हम वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो हम सार्वजनिक वाहन यानी कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन वगैरह इनका। अब देखो, अब एक एक करके अपना अपना व्हीकल लेके लिखनेंगे। कोई एक बंदा, एक घर से 4 लोग जा रहे हैं काम करने, है ना, एक ने अपनी वो ले लिया, कोई मतलब कोई स्कूटी से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, तो ऐसे। तो क्या इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। तो हम सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है साइकिल बिल्कुल भी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन नहीं फैलाती है। कारपूल, इससे ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो कारपूल भी एक तरीका है। तो आप में से काफ़ी लोगों को तो पता होगा कारपूल क्या होता है, बट मैं फिर भी समझा देती हूँ। कारपूल एक वो तरीका होता है, जैसे सोचो आप कोई 2 लोग हो और आपको एक ही जगह पे जाना है। आप एक जो जरिया वो तो ये है कि आप दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ों से चले जाओ। आप अपने किसी से भी चले जाओ, और आप सोचो आप बस से चले गए और आप स्कूटर से चले गए। लेकिन एक कारण ये भी है, एक तरीका ये भी है कि अगर आपको एक ही जगह पे जाना है तो क्यों ना आप दोनों एक ही साथ चले जाएं, शेयरिंग करके चले जाएं। यानी कि अगर आपको एक ही ऑफिस में जाना है और कोई बंदा एक कार के अंदर जा रहा है और वो अकेले जा रहा है, तो क्यों ना वो अपने किसी दूसरे साथी, अपने दूसरे फ्रेंड को भी अपने साथ ले जाए। तो दूसरे वाले का ईंधन भी बच जाएगा, जिससे यानी कि ईंधन की भी बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक दिन आप इसके साथ चले जाओ, दूसरे दिन वो अपने साथ ले जाए। तो इससे ईंधन भी बचेगा, फ्रेंडशिप भी अच्छी हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो इसको कहते हैं कारपूल। पेड़ पौधों को लगाना और उनकी देखभाल ठीक से करना, तो इससे भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, पेड़ पौधों को लगाकर और उनकी देखभाल कर। कार वाहनों का प्रदूषण हर 3 महीने में चेक करवाएं। एक होता है ना, आपने सुना होगा पोल्यूशन होता है हर व्हीकल का, कार का भी पोल्यूशन बनता है, स्कूटी वगैरह जो भी होता है उनका भी। तो उस प्रदूषण को हर 3 महीने के अंतराल में, यानी हर 3 महीने के बाद चेक करवाना कि आपका वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है, ये सब वगैरह वगैरह। बगीचे की सूखी पत्तियां जितनी भी होती हैं उन्हें जलाने की बजाय उनकी खाद बना ली जाए, तो इससे भी पोल्यूशन रोकेगा। क्यों, देखो अगर आप जलाओगे तो पोल्यूशन फैलेगा, और अगर ना जलाकर आप उनकी खाद बनाओगे तो वो खाद आपके लिए उपयोगी भी होगी। तो इससे आपके 2 फायदे होते हैं। केवल शीशा मुक्त पेट्रोल का इस्तेमाल करें, यानी कि हमेशा लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करें। सीएनजी गैस वाले वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको पता है सीएनजी जो गैस है वो पोल्यूशन नहीं फैलाती है, तो इस वाले गैस की जो है उन वाहनों का इस्तेमाल करें। खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, ना कि आप उपले जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोयले जा रहे हैं। इसके बजाय एलपीजी गैस को ज़्यादा यूज़ मिले। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले फ्रिज या फिर एसी का इस्तेमाल ना करें। आप चेक करें कि आप जो एसी या फिर फ्रिज खरीद रहे हैं उसके अंदर किस तरीके की गैस का इस्तेमाल होता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो एरोसोल का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में कोयला या फिर लकड़ी ना जलाएं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, आधा जो पोल्यूशन होता है ना सर्दियों में, वो हम लोगों के द्वारा फैलाया होता है। ठंड लगती है, लकड़ियाँ जला लो, ठंड लग रही है, कोयला जला लो। आपको पता नहीं है शायद,
सर्दियों में बहुत सारी ऐसी डेथ होती हैं लोगों की जो हमारी उन्हीं की लापरवाही की वजह से होती है। क्या करते हैं, पूरा कमरा बंद कर लेते हैं, कमरे को गर्म बनाने के लिए लकड़ियां जलाकर जो है उनकी जो भी वो गर्म लकड़ियां होती हैं उनको रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो धुआं बनता है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वो पूरे कमरे में भर जाती है और उसे निकलने की अगर कहीं से जगह ना मिले तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। और ऐसे सर्दियों में बहुत सारे केसेस आते हैं जब सुने जाते हैं कि एक आदमी हीटर चला के सो गया और उसकी डेथ हो गई। तो हीटर से भी फ्रेंड्स क्या होता है, ये सारी गैसेस जो हैं ये निकलती हैं और डेथ होने के चांसेस होते हैं। 2-3 तरीके के हीटर्स आते हैं। तो एक तो होता है जो अंगीठी टाइप हीटर होता है, वो हार्मफुल होता है। एक होता है जो कोइल्स वाले हीटर होते हैं, फिर भी वो लेस हार्मफुल होते हैं। और अगर आप हीटर या फिर अपने कमरे में कोयला लकड़ी जलाकर सो भी रहे हैं तो आप एक विंडो खोलकर सो जाओ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। या फिर आप अपने कमरे में एक पूरी बाल्टी भरकर पानी की रख के सो जाओ, क्योंकि वो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। वैसे मैक्सिमम अगर कभी कोई ऐसे सोता है तो एक या फिर अपने कमरे का वेंटिलेटर खोल लो, हल्का सा गेट खोल दो या फिर विंडो खोलकर सोना चाहिए। पानी पर भी इतना भरोसा मत करो। मैंने सुना है ऐसा कि पानी रख के सो जाओ तो कुछ नहीं होता, बट एक्सपीरियंस नहीं है मेरा ऐसा। अगर हम कभी हीटर चला के भी सोते हैं तो मैं रूम खोल के सोती हूँ, थोड़ा सा गेट खोल के सोती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना जल प्रदूषण। तो पानी में हानिकारक पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट, आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है और इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि कहीं पानी है और पानी के अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाए, यानी कि बेकार चीज़ें, सूक्ष्म जीव आ गए, रसायन यानी कि केमिकल्स डल गए, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि किसी फैक्ट्री का कूड़ा भी इसमें आके मिल गया, तो फिर क्या होता है, फिर वो जो पानी होता है उनके मिलने से वो पानी प्रदूषित हो जाता है, यानी ये गंदा हो जाता है और उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। यानी पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आके मिल जाए जो उसके लिए हानिकारक हो और जिससे पानी गंदा हो जाए तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। जल की गुणवत्ता पर प्रदूषकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रदूषित जल घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी भी सामान्य उपयोग के लायक नहीं रह जाता। यानी कि जल की जो गुणवत्ता होती है, यानी कि जल कैसा है, तो उसके ऊपर प्रदूषकों मैंने आपको ये प्रदूषक क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया। प्रदूषक वो एजेंट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। तो अगर जल की गुणवत्ता में इन प्रदूषकों के कारण कोई नकारात्मक प्रभाव आ जाए, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, तो वो जो प्रदूषित जल होता है वो ना तो घर में इस्तेमाल करने लायक रहता, ना ही उसे किसी व्यवसाय में इस्तेमाल किया जा सकता, ना ही औद्योगिक में, ना ही कृषि यानी कि खेती में, और ना ही किसी और सामान्य उपयोग के लिए वो बचता है। यानी कि वो पानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है अगर उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए तो। जब पानी की बनावट या गुणवत्ता मानव के कार्यों के कारण बदले और वह किसी काम का न रहे तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं। यानी कि जब पानी की बनावट और उसकी गुणवत्ता हम इंसानों के किसी काम की वजह से बदल जाए, यानी कि पानी की गुणवत्ता बदलकर गंदी हो जाए या फिर वो किसी काम का ना रहे पानी, तो उस पानी को प्रदूषित जल कहते हैं, यानी कि गंदा पानी कहते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर पानी हमारा पूरी तरीके से गंदा हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आके मिल जाए जिससे पानी की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाए और पानी किसी इस्तेमाल के ना बचे, तो वो पानी प्रदूषित जल कहलाता है, गंदा जल। और वो जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ आके डल गया, उसको बोलते हैं जल प्रदूषण। पृथ्वी पर 71% भाग जल का है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो इस पर 71% जो ये हिस्सा है ये जल का है, जिसमें से 0.003% यानी 1% भी नहीं है, 1% से भी लेस, कम पानी ही मानव के इस्तेमाल योग्य है। यानी कि 71% में से हम सिर्फ और सिर्फ 0.03 पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पीने के लायक है वो पानी हमारे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है जल प्रदूषण के स्रोत। देखो, मेरा मेन जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। अब उसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, यानी कि उसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो है हमारा जल प्रदूषण के स्रोत। तो जल प्रदूषण 2 प्रकार के स्रोतों से होता है। पहला है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, दूसरा है
अबिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो मैं इन शॉर्ट आपको पहले बता दूं कि बिंदु स्रोत क्या होता है। देखो, अगर जैसे ये कोई नदी है ना, और इस नदी में किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से गंदा पानी आता और हमें पता है कि इसके अंदर जो गंदा पानी आ रहा है वो किसी एक फैक्ट्री से आ रहा है, और हमें पता है उस फैक्ट्री से वो कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, मतलब हमें उस फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। तो वो गंदे पानी के आने का जो स्रोत हुआ, यानी कि जिस जगह से वो गंदा पानी आ रहा है, यानी कि प्रदूषक आ रहा है, तो उसको बिंदु स्रोत कह देते हैं। तो यानी ऐसी जगह से अगर कभी गंदगी या फिर प्रदूषक आता है जिसके बारे में हमें पता होता है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो जगह निश्चित है, तो उसको बोल देते हैं बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। आई होप आपको समझ आया होगा। जब किसी निश्चित जगह से दूषित जल निकलकर सीधे जल स्रोत में मिलता है तो इसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब किसी निश्चित जगह से, जैसे कि एक फैक्ट्री थी, निश्चित जगह से दूषित जल निकलकर आता है और सीधे जल स्रोत में मिलता है, तो वह जल स्रोत नदी, तालाब, सागर कुछ भी हो सकता है, तो इसी को बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। इसमें जल स्रोत में मिलने वाले दूषित पानी की मात्रा ज्ञात होती है। यानी कि बिंदु स्रोत के माध्यम से जो प्रदूषण फैलता है, इसके अंदर हमें ये पता होता है कि उस जगह से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि 10 लीटर आ रहा है, 20 लीटर आ रहा है, 40 लीटर आ रहा है, हमें पता होती है वो कितनी मात्रा में आ रहा है। अगर जहाँ से गंदा पानी आता है तो वो जगह या फिर चीज़, यानी जिस चीज़ के द्वारा वो गंदा पानी आ रहा है, निश्चित हो, यानी कि उसका हमें पता हो वो कहाँ पर है, यानी कि ये पता हो कि गंदा पानी किस स्रोत से आ रहा है, तो उसी स्रोत को बिंदु स्रोत कहा जाता है। यानी कि अगर हमें ये पता है कि गंदा पानी किस जगह से आ रहा है, तो उस जगह को, यानी कि उस स्रोत को बिंदु स्रोत कहा जाता है। उदाहरण है इसका, किसी उद्योग का दूषित जल पाइप के जरिए, देखो जैसे कि नदी बना दी मैंने, एक यहाँ पे नदी है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ये कोई फैक्ट्री है, अब इसका एक पाइप जब भी यहाँ पे आ रहा है, तो इस उद्योग का गंदा पानी यानी कि दूषित जल एक पाइप के ज़रिए जल स्रोत यानी कि नदी या फिर तालाब में छोड़ा जाना, तो ये एक एग्जाम्पल है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो ये फैक्ट्री जो हुई ये हमारा बिंदु स्रोत हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है घरेलू दूषित जल का तालाब या फिर नदी में मिलना, यानी कि हमारे घर का जो गंदा पानी होता है, बर्तन या फिर कपड़े धोने के बाद का जो गंदा पानी होता है उसका तालाब वगैरह में मिल जाना, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा अबिंदु स्रोत के माध्यम से जल प्रदूषण। जब प्रदूषण के किसी स्रोत की आसानी से पहचान न हो सके तो उसे अबिंदु स्रोत कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, बिंदु स्रोत में क्या था, हमें पता था कि वो गंदा पानी कहाँ से आ रहा है, यानी कि वो गंदगी कहाँ से आ रही है, लेकिन अबिंदु स्रोत में आ जाता है हमें पता ही नहीं है कि गंदगी कहाँ से आ रही है। जब हम उसकी पहचान न कर सके कि वो प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, तो उसी को अबिंदु स्रोत कहते हैं। इसमें प्रदूषक अलग अलग माध्यमों से आते हैं, तो जो इसमें प्रदूषण फैलाने वाले जो कारण होते हैं प्रदूषक, वो अलग अलग जगह से आते हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और फिर वो आकर जल स्रोत में मिल जाते हैं। तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये जो प्रदूषण फैला है जल स्रोत में किस कारण से फैला है। तो इसमें प्रदूषक अलग अलग माध्यमों से आते हैं, जिसके कारण इन्हें इकट्ठा करना और इनका एक साथ उपचार करना संभव नहीं है। यानी कि अब देखो, ये अलग अलग जगह से गंदा पानी आ रहा है इस नदी के अंदर, अब मैं इन्हें एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकती इसको कि कहाँ से आ रहा है, और ना मैं इसको एक साथ इसका उपचार कर सकती हूँ। यानी कि क्या होता है, अगर किसी नदी या फिर तालाब में पानी भेजा जाता है तो फैक्ट्री का काम होता है कि उसे थोड़ा साफ करके उसके अंदर छोड़े, ताकि नदी का पानी जो है वो दूषित ना हो, तो यानी कि उसका उपचार करके उसको उसमें छोड़े। लेकिन क्या हो जाता है, अबिंदु स्रोत में क्या होता है, हमें स्रोत का तो पता ही नहीं है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो उसे साफ कैसे किया जाएगा, उसका उपचार कैसे किया जाएगा, ये संभव नहीं है। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने अबिंदु स्रोत के। इसमें कृषि क्षेत्र का बहाव, धोबी घाट से निकलने वाले दूषित जल का या अलग अलग माध्यमों से दूषित जल का नदियों में आकर मिलना, यानी कि किसी कृषि क्षेत्र से जो पानी होता है उसका बहकर नदी में आकर मिलना,
या फिर धोबी घाट से निकलने वाले गंदे पानी का नदियों में आकर मिलना, या फिर अलग अलग माध्यमों से गंदे पानी का नदियों में आकर मिलना। ये एग्जाम्पल्स हो गए आबिंदु स्रोत के, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता है कौन से कृषि क्षेत्र से जो वो गंदा पानी आ रहा है, या फिर कौन से धोबी घाट से आ रहा है, या फिर वो कौन से अलग माध्यम है जहाँ से वो गंदा पानी आकर मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं आबिंदु स्रोत। नेक्स्ट है हमारे जल प्रदूषण के कारण। औद्योगिक अपशिष्ट, पहला कारण है इसका औद्योगिक अपशिष्ट। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ, छोटे कारखाने अपशिष्टों को बिना साफ किए नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो देखो क्या होता है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि क्या करती हैं, अब उनका जो वेस्ट निकलता है वो उसको बिना साफ किए, यानी जो भी गंदा पानी निकल रहा है उसको बिना साफ किए नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है। दूसरा कारण है जल प्रदूषण का कृषि पदार्थ, यानी कि उर्वरक और कीटनाशक पदार्थों को खेतों में डालने से फसलों द्वारा कुछ मात्रा का पर्याप्त प्रयोग कर लिया जाता है, बल्कि अधिकांश भाग वर्षा के जल के जरिए नदी तालाब में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। ये मेरी यहाँ पे फसल उगी हुई है थोड़ी सी, एक किसान है, उसने इसमें आके उर्वरक भी डाल दिए और कीटनाशक भी डाल दिए। उसने इसके ऊपर उर्वरक और कीटनाशक इसलिए डाले ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छे से उगे और उसको कोई कीड़े वीड़े भी ना लगे, उसमें कोई बीमारी ना लगे। तो क्या होता है, जब वो उस पर उर्वरक और कीटनाशक आकर छिड़क देता है, इसमें से काफ़ी हिस्सा क्या होता है, वो तो पौधे यूज़ कर लेते हैं, यानी कि फसल इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन बाकी का हिस्सा ज़मीन पर आकर मिल जाता है। और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ साथ ये सारा उर्वरक और कीटनाशक नदियों के पानी में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। इसीलिए किसानों को जब वो कीटनाशक डालते हैं अपनी फसलों पर, कम मात्रा में डालने चाहिए, ना कि ज़्यादा। थर्ड हमारा कारण है फ्लाई ऐश। तो देश में काफ़ी सारे ताप विद्युत घर है। ताप विद्युत घर यानी कि फ्रेंड्स ऐसी जगह जहाँ पर तापमान के ज़रिए बिजली बनाई जाती हो, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विद्युत घर हैं जिससे हर रोज़ हज़ारों टन राख उत्पन्न होती है। तो इन विद्युत घरों से हमें हर रोज़ हज़ारों टन राख जो होती है वो मिलती है, तो जो सालों तक ज़मीन पर पड़ी रहती है, और बारिश के ज़रिए, यानी कि जब बारिश आती है तो ये राख तालाबों और नदियों में पहुंच जाती है, जिससे भूमिगत जल जो होता है, यानी कि देखो ये एक जगह है और ये मेरी नदी समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरी राख पड़ी है। जब बारिश होगी तो ये जो राख वाला पानी होगा तो ये अंदर मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जिससे कि हमारा भूमिगत जल यानी मिट्टी के अंदर वाला पानी भी गंदा हो जाएगा, और सतही जल कैसे, और फिर जब ये आगे चलकर बहकर नदियों में चला जाएगा तो फिर उससे हमारा सतही जल यानी कि तालाब, सागर वगैरह और हमारी नदियाँ ये सब भी गंदी हो जाएंगी। तो फ्लाई ऐश से दोनों तरीके के जल जो होते हैं वो प्रदूषित होते हैं, भूमिगत जल भी और सतही जल भी। नेक्स्ट है हमारा ईंधनों का जलना। अब ईंधन में कुछ भी आ सकता है, पेट्रोल, खनिज, कोयला या फिर कोई भी ईंधन। उसके जलने से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर उनके बाद जब बारिश होती है तो वो सारी गैसें बारिश के ज़रिए पानी में घुलकर जल को प्रदूषित करती है। यानी क्या होता है, हवा के अंदर ये सारी गैसें इकट्ठी हो गई, अब बारिश हुई और बारिश के ज़रिए सारा नीचे आया और ये फिर बह बह के नदियों में चला गया, जिससे कि हमारा जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स एंड साबुन, यानी कि जो हम सर्फ वगैरह डिटर्जेंट यूज़ करते हो, साबुन। नहाने धोने, कपड़े साफ करने में डिटर्जेंट और साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज। मल, कूड़ा करकट आदि को नदियों, तालाबों, झीलों में छोड़े जाने से जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, ये जो हमारे सीवेज होते हैं, सीवर्स होते हैं जो हमारी डाले हुए हैं, हमारे सबके एरिया में फ्रेंड्स आजकल सीवर डले हुए हैं। तो क्या होता है, हमारे घर का जितना भी वेस्ट होता है वो सब सीवर में जाता है और सीवर के थ्रू वो सारा कूड़ा कबाड़ा नदियों में या फिर किसी भी जगह पर छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है हमारा रोग कारक एजेंट। तो रोगों के कारक जैसे कि जीवाणु, विषाणु, परजीवी और सूक्ष्म जीव जो घरेलू नालियों से जल में पहुंचते हैं और उससे जल प्रदूषण होता है। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बीमारियों के कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो घरेलू नालियों के द्वारा पानी में पहुंच जाते हैं और उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। और फिर ये जो पानी होता है, फिर जब हम इसे पीते हैं तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे पाचन क्रिया में यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या पैदा करते हैं। तो एक ये भी कारण है जल के प्रदूषण का। नेक्स्ट हमारा तेल अधिप्लाव। तो हर साल 10 करोड़ टन से ज़्यादा तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हर साल 10 करोड़ टन तेल को ले जाया जाता है। तो ये तेल कैसे लाया जाया जाता है? समुद्र के रास्ते, और समुद्र में ये शिप्स के द्वारा जो होता है इसको तेल को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। परिवहन के दौरान लगभग 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में होता है। तो जब तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है यानी कि परिवहन के दौरान, इसमें से लगभग 6.01% तेल जो है उसका रिसाव समुद्र में होता है, यानी कि 200 लाख टन गैलन तेल। 6.01% यानी कि 200 लाख टन गैलन तेल हमारे समुद्र को प्रदूषित करते हैं। तो एक ये भी कारण है जल को प्रदूषण करने का। जल प्रदूषण के कारण हमने पढ़ लिए। अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी सब टॉपिक जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि जब जल प्रदूषण हो जाता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है जानवरों पर, पेड़ पौधों पर और हम इंसानों पर। तो प्रदूषित पानी के इस्तेमाल से कई बीमारियां होती हैं। पहला प्रभाव तो है कि गंदे पानी के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इससे हैजा, पोलियो, मियादी बुखार, क्षय रोग, पेचिस, जॉन्डिस आदि रोग फैलते हैं। तो इससे इंसानों में ये सारी बीमारियां फैलती हैं। प्रदूषित जल का फसलों पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि गंदा पानी जो है इसका फसलों पर भी काफ़ी नकारात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखो, अगर गंदे पानी से सिंचाई की जाएगी तो हमारी फसलें जो है उनके अंदर भी सारे कीटाणु चले जाएंगे जो गंदे पानी में होंगे, तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसलिए बताया है क्योंकि दूषित जल जो होता है वो सिंचाई के लिए उपयुक्त यानी कि अच्छा नहीं होता है। प्रदूषित जल के कारण जलीय जंतु यानी कि पानी के अंदर जो जंतु मछली वगैरह रहती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो क्या होता है, देखो जल अगर गंदा हो जाएगा उसके अंदर दूसरे कोई केमिकल्स आके मिल जाएंगे, यानी कि पानी गंदा हो गया, तो उससे क्या होता है उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो जलीय जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। प्रदूषित जल के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। गंदे पानी के कारण हमारा प्राकृतिक संतुलन जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। निलंबित कणों के नदियों तालाबों में बैठ जाने से, अभी निलंबित कण क्या होते हैं, देखो जैसे कि फ्रेंड्स ये आप एक गिलास पानी है, इसमें आपने रेत डाल दी, तो ये जो रेत के कण उसके तले पर बैठ गए, इनको बोलते हैं निलंबित कण, यानी कि जो मिलते नहीं हैं, तैरते रहते हैं या फिर तले पर बैठ जाते हैं, उनको निलंबित कण बोलेंगे। तो ये जो निलंबित कण होते हैं ये नदियों और तालाबों में बैठ जाने से वहाँ के जो शैवाल होते हैं और जलीय पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी नदी या फिर तालाब है, इसके अंदर इतनी मिट्टी आई कहीं से, तो वो सारी इसके नीचे जाके बैठ गई, तो इसके नीचे जितनी भी घास होगी यानी कि जलीय पौधे होंगे, शैवाल होंगी, वो सब इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण का एक ये भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रदूषित जल से साफ जल के स्रोत नष्ट हो जाते हैं, यानी गंदे पानी से साफ पानी के जो स्रोत होते हैं यानी साफ पानी की नदियाँ तालाब वो भी गंदे हो जाते हैं। देखो किसी फैक्ट्री से गंदा पानी आया और वो किसी नदी में छोड़ दिया गया तो वो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इस वक्त ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे बट वो अच्छे वाले मार्क्स जिनकी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो थोड़े कम मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए, चीज़ आसानी से समझ आए, इसलिए इजी करके आपको समझाया है। तो देखो, अब जो भी कोई पॉइंट होता है मैं आपको उसे बोल के समझाती हूँ ना कि इसका मतलब क्या है, तो आप उसको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख देना समझ के। तो एक पॉइंट को आप कम से भी कम 2 से 3 लाइनों का कर देना, तो आपको जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो प्रदूषित जल धातु से निर्मित नलों व टंकियों में संचरण
का कारण होते हैं। यानी कि क्या होता है, गंदे पानी की वजह से जो मेटल्स की जो नल यानी कि जो हैंड पंप होते हैं या फिर टंकियाँ बनी होती हैं उनमें संक्षरण यानी कि जंग वगैरह भी लग जाता है, तो उससे एक ये भी नुकसान होता है। प्रदूषित जल के शोधन पर सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को बहुत खर्च उठाना पड़ता है। यानी कि जब प्रदूषण जल का शोधन किया जाए, उसको साफ़ किया जाए, तो इसके ऊपर सरकार को या फिर गैर सरकारी संस्थाएं या फिर कोई एक व्यक्ति ही खुद साफ़ करवाना चाहे उस गंदे जल को, तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा 10th प्रभाव है वो है प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ पर भी पड़ता है। अब ये प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ है क्या? कोरल रीफ फ्रेंड्स जैसे समुद्र है, समुद्र के तले पर जो घास वगैरह उगी होती है उसको बोलते हैं कोरल रीफ। तो इसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से कोरल रीफ जो होती है इसके ऊपर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और ये जो कोरल रीफ होती है इनके अंदर पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवाणु कोरल रीफ के अंदर रहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से बताऊं, आपको आंसर्स इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं लिखने हैं, आप उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख दो। लेकिन अगर आपको एक्सटेंड करना नहीं आ रहा है तो आप एज इट इज़ ऐसा भी उतार सकते हैं, मार्क्स इतने भी कम नहीं मिलने वाले। काफ़ी अच्छा मैंने आपके लिए कंटेंट रेडी किया है। टीचर को कहीं से ये भी नहीं लगेगा कि आपने टीप के लिखा है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यानी कि सब टॉपिक है वो है जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो अब हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण को नियंत्रित और रोकने के लिए, यानी कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और उसको रोकने के लिए नालों, कुओं, तालाबों और नदियों में गंदगी ना फैलाएं। यानी कि अगर हम गंदगी ही नहीं फैलाएंगे तो जल प्रदूषण फैलेगा ही नहीं। सार्वजनिक जल के साथ छेड़छाड़ ना करें। यानी ऐसा होता है ना, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक के लिए काफ़ी जगह पे बहुत सारी टंकियां लगाई जाती हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं लोग, उन्हें गंदा कर देते हैं, उनके अंदर गंदगी फैला देते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो सार्वजनिक जल के साथ छेड़छाड़ ना करें। या फिर देखो जो हमारी नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, ये एक सार्वजनिक जल है, यानी कि इन पर किसी एक इंसान का हक तो है नहीं, पूरी पब्लिक का हक है। तो नदियों तालाबों को गंदा ना करें। थर्ड हमारा पॉइंट है मृत जीवी को गड्ढों में दबाएं, ना कि नदियों में बहाएं। आजकल तो फ्रेंड्स आप सुन भी रहे होंगे, कोरोना की वजह से इतनी सारी डेथ हो रही है हर एक राज्य में। लोग क्या कर रहे हैं, उनको गंगा में बहा रहे हैं। गंगा भी तो हमारी एक नदी है, तो गंगा के अंदर बहा रहे हैं, जिससे पोल्यूशन फैलता है, हमारी गंगा नदी का पानी गंदा हो रहा है। तो जो भी मृत जीव होते हैं उनको गड्ढों में दबाएं, ना कि नदियों में फैलाएं। नेक्स्ट है मल मूत्र कूड़ा करकट के निपटारे की उचित व्यवस्था को अपनाएं। यानी कि जो भी आपके घर से वेस्ट निकलता है, चाहे वो आपका वेस्ट हो या फिर कूड़ा करकट हो, उसका निपटारा अच्छे से करें, ना कि उसको इधर उधर फेंक दें पानी वगैरह में। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों को साफ करके अन्य जल स्रोतों में छोड़े। क्या होता है, ऐसे बहुत सारे उद्योग कंपनियां वगैरह होती हैं, वो अपने गंदे पानी को बिना साफ किए नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। लेकिन उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनसे जो गंदा पानी निकला है वो पहले उसको थोड़ा सा साफ करो और फिर वो उसको नदियों में छोड़े। नेक्स्ट जो हमारा 6th पॉइंट है वो है सीवर की व्यवस्था। देखो सीवर क्या होते हैं, सीवर के द्वारा हमारे घर का जितना भी वेस्ट होता है वो सारा नालों वगैरह में छोड़ दिया जाता है। तो सीवर की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए, सरकार को ये व्यवस्था देनी चाहिए। कृषि में कम से कम रसायनों का उपयोग करें। यानी कि जब आप फसल उगाते हैं किसान लोग, तो उनको अपनी फसलों के ऊपर बहुत कम से कम रसायन यानी कि कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ना तो उनकी फसल गंदी हो ना तो उनकी फसल ख़राब हो। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे तो फसल जो होती है वो भी उन कीटनाशकों को एब्जॉर्ब कर लेती है और फसल भी गलत, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाती है। तो इसलिए उनको कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है नदी तालाब के आसपास नहाना, कपड़े धोना आदि पर नियंत्रण रखें। यानी कि नदी तालाब के आसपास नहाना नहीं चाहिए, नदियों में जाकर कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए, इस पर कंट्रोल रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण नियंत्रित होता है, उसको रोकने में मदद मिलती है। 9th हमारा रेडियोधर्मी पदार्थों को गहराई में गाड़ना। अब ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये ऐसे सब पदार्थ होते हैं जिनसे ना ऐसी रेज निकलती है जो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। आपने सुना भी होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें भी रेडियो एक्टिव कुछ वैसे मटीरियल्स थे
जिनकी जो गैस है वो आज तक आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे भोपाल में जितने भी बच्चे वगैरह आज भी पैदा होते हैं वो काफ़ी विकलांग पैदा होते हैं, किसी में कोई दिक्कत होती है, किसी में कोई। तो इसलिए जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनका कोई वेस्ट होता है, यानी कि छोटी मोटी अगर उनकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी रह जाती है, तो उनको पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में दबाना चाहिए, ताकि जब भूमिगत जल ऊपर आता है तो वो उसके साथ ऊपर ना आ जाए, और अगर हम लोगों ने उनको पी लिया तो हम लोग काफ़ी सीरियस तरीके से बीमार हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इन सब्सटेंसेस को बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में दबाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो तो था हमारा सब कुछ जल प्रदूषण के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण। तो मिट्टी में हानिकारक विषैले पदार्थों के एकत्रित होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि अगर हमारी मिट्टी के अंदर कोई जहरीले और हानिकारक सब्सटेंसेस आकर मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। कपड़ा, ग्लास, धातु और सीवेज, जैव पदार्थ, अपशिष्ट, औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं। यानी कि वो कोई भी वेस्ट हो, वो कपड़ा हो, ग्लास हो, मेटल हो, या फिर हमारे घर का कोई वेस्ट हो, या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला कोई वेस्ट हो, अगर वो हमारे मिट्टी के ऊपर है, उसके अंदर कहीं दबा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये मृदा प्रदूषण में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, यानी कि मदद करते हैं, उससे मृदा प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है मृदा प्रदूषण के कारण, यानी कि किन कारणों से मृदा प्रदूषण होता है। पहला है अपरदन। देखो, मैं अपरदन ये टर्म जो आई है, पहले इसी को समझा दूँ। ये एक जगह की मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं बारिश आई या फिर बहुत तेज़ हवा चल के आई, तो क्या होता है, ये एक जगह की मिट्टी यहाँ से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन, और इसी को बोलते हैं मिट्टी का कटाव। मिट्टी का एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाना, इसको मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो मृदा अपरदन से कृषि क्षेत्र में कमी आती है। देखो क्या हुआ, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में कमी आ जाती है, और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और अगर मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गई तो यानी कि मृदा प्रदूषण हो गया। तो इसी को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लवण युक्त जल। तो मृदा में लवण युक्त जल के प्रयोग से, लवण युक्त यानी कि उसके अंदर बहुत सारे, यानी कि जल के अंदर बहुत सारे लवण हैं। लवण कुछ आयंस वगैरह होते हैं, शायद आयंस ही होते होंगे। तो अगर मृदा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लवण भरे हुए हो तो इसके इस्तेमाल से, ऐसे पानी के इस्तेमाल से भी मिट्टी में प्रदूषण होता है। लवणों के संग्रह को, यानी अगर बहुत सारे लवण एक जगह इकट्ठे हो जाए मिट्टी में, पानी में, तो उसको लवणीकरण कहते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि यानी कि और उनकी उपज, तो पौधों की वृद्धि में और उनकी उपज में कमी होती है, और इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषित जल, यानी कि प्रदूषित जल, गंदे पानी के इस्तेमाल से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषित जल के उपयोग से भी मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य और कीटनाशकों का प्रयोग। तो उर्वरक के ज़्यादा उपयोग से मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर आता है। मैंने भी आपको पहले भी बताया था, अगर हम फसलों के ऊपर ज़्यादा उर्वरक या फिर कीटनाशक डालते हैं तो उससे हमारी मिट्टी में भी प्रदूषण होता है और हमारे जल में भी प्रदूषण होता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वापस से बताया, उर्वरक के ज़्यादा उपयोग से मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर आता है, और कीटनाशक न केवल रोगों को ख़त्म करते हैं बल्कि मनुष्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए कीटनाशकों के प्रयोग से भी मिट्टी जो होती है वो प्रदूषित होती है। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो मिट्टी है, यहाँ पे फसल उगी हुई है, ठीक है, तो इसके ऊपर किसी किसान ने बहुत सारे कीटनाशक डाल दिए। तो अब क्या होता है, बारिश आई तो उसमें से क्या हुआ, आधे जो कीटनाशक थे, मतलब कि आधा जो सब्सटेंस था, केमिकल था, वो तो पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी के क्या होता है, वो मिट्टी पे आकर रुक जाता है। तो बारिश के आने पर वो होती है, पूरा केमिकल होता है, वो मिट्टी के अंदर भी चला जाता है और वो बारिश के सहारे बह के नदियों में भी चला जाता है। तो इन कीटनाशक से मिट्टी का प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को बोलते हैं एसिड रेन।
अम्ल वर्षा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मृदा की गुणवत्ता के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए ये भी मृदा प्रदूषण का एक कारण है। देखो एसिड रेन जो होती है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है मिट्टी के लिए भी और हवा के लिए भी और हमारे पानी के लिए भी। तो इसीलिए अम्ल वर्षा जो होती है उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो ये भी अम्ल वर्षा कैसे होती है, देखो हवा के अंदर बहुत सारे ऐसी गैसें आई उसके अंदर मिल गई, ठीक है, वो ऊपर जाके उन्होंने एक परत बना ली। अब जैसे ही बारिश होएगी धीरे धीरे तो ये परत टूट के बारिश के पानी के थ्रू नीचे आ जाएगी और मिट्टी पे आकर गिर जाएगी। तो ये जो पूरी बारिश है इसको तो बोल देंगे अम्ल वर्षा, और ये नीचे आके गिर गई तो इसलिए हमारी अम्ल वर्षा की वजह से मृदा प्रदूषण हो गया। नेक्स्ट है हमारा कचरा। तो लोगों के द्वारा कचरे को ठीक से ना फेंकने पर या फिर उसका अच्छे से निपटारा ना करने के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। देखो क्या आता है, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं फ्रेंड्स, आप अपने आप पे एग्जाम्पल ले लो, ऐसा मैक्सिमम लोग करते होंगे, मैंने ये नहीं कहा सभी करते होंगे, आपने ही करते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, चलते फिरते कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसको डस्टबिन में ना डालने के बजाय उस रैपर को सड़क पे ही डाल देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा मृदा प्रदूषण हुआ। अब देखो उसने क्या डाला, उसने कोई रैपर डाल दिया प्लास्टिक का या फिर उसने कोई पिन्नी डाल दी, थैली डाल दी उसने, अब वो मिट्टी में गलेगी तो है नहीं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वो ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो मिट्टी के अंदर गल जाए, तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो यही नेक्स्ट जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो मैंने बताया है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक थैलियों का अत्यधिक इस्तेमाल भी मृदा प्रदूषण फैलाता है क्योंकि प्लास्टिक मृदा में गलती नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों का वेस्ट। तो औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट का ठीक से निपटारा ना करने से भी प्रदूषण फैलता है। अच्छा आप सोचो कोई ऐसी प्लास्टिक की फैक्ट्री है कोई, या फिर आप ले लो कोई कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें जो भी वेस्ट बना उन्होंने वो इधर उधर कहीं भी जाकर फेंक दिया, तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट की डंपिंग एवं तेल। देखो ठोस अपशिष्ट यानी कि बहुत सारे ऐसा वेस्ट होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस होता है, तो उसकी डंपिंग यानी कि मिट्टी में दबा देने को डंपिंग कहते हैं, और एवं तेल, तो ये भी दो कारण है जिससे मृदा प्रदूषण फैलता है। तो इससे निकलने वाले जहरीले पदार्थ मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं। देखो ऐसे आप सोच लो कोई चीज़ है, ये मेरी मिट्टी है और बहुत सारा वेस्ट आया, ठोस वेस्ट है वो, मैंने उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया, तो उससे ऐसे बहुत सारे जहरीले पदार्थ निकल रहे हैं जो मेरी मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। और तेल रिसाव, या फिर आप तेल को ले लो, मिट्टी के ऊपर कोई तेल का रिसाव हो रहा है ना, तो उससे भी मृदा की एक ऊपर परत जम जाती है जो कि मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर देती है, और ये भी दो कारण हैं जिससे मृदा प्रदूषण फैलता है। जो हमारा सब टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि अब इसके क्या क्या असर पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है मृदा प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य और जैव समुदाय दोनों पर पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण भूमिगत जल भी दूषित हो जाता है। तो देखो मिट्टी के प्रदूषण के कारण भूमिगत जल यानी कि उसके नीचे जो पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है, तो जो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, और उससे बच्चों में टेटनस, दस्त, बहुत सारी सी बीमारियां होती है जो पैदा हो जाती है। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा की उर्वरता यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिविटी, मिट्टी की रिप्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि मिट्टी की एक उर्वरता होती है जिसकी वजह से फसलें उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करती है, उगती हैं। लेकिन अगर उसकी उर्वरता ही कम हो जाएगी तो फसल अच्छी तरीके से नहीं उग पाएगी, तो जिससे फसलों की उत्पादकता भी कम हो जाती है, तो एक ये भी असर पड़ता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण से वनस्पति में ह्रास, यानी कि वनस्पति में कमी आती है और वनों में कमी आती है, तो ये भी एक कारण हुआ, यानी कि मृदा प्रदूषण का प्रभाव पड़ा। देखो फ्रेंड्स मैं आपको वापस से बता दूं, ये मैं छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसके आगे एक लाइन लो और लिख दो, तो ये आप आपको कोई भी पॉइंट एक या एक लाइन का नहीं लिखना, आपको 2 या 3 लाइन का एक पॉइंट बनाना है। तो जो भी मैं पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ आप इसको अच्छे से समझो और एग्जाम में 2 या 3 लाइन का लिख दो, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते आप एज इट इज़ इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इससे वैश्विक तापन में भी वृद्धि होती है। तो क्या होता है, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है इससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वार्मिंग का मतलब होता है तापन,
तो वैश्विक तापमान में भी इंक्रीमेंट होती है। किससे? मृदा प्रदूषण से। नेक्स्ट है, इसका प्रभाव जल स्रोतों पर भी देखने को मिलता है। देखो मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि मृदा प्रदूषण के कारण भूमिगत जल गंदा होता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ मृदा प्रदूषण के कारण जो जल स्रोत होते हैं यानी कि नदियाँ वगैरह ये सब भी गंदी, मतलब इन सब का पानी भी गंदा हो जाता है। तो इसके कारण बाढ़ यानी कि मृदा प्रदूषण के कारण बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मृदा प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें, यानी कि मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। फर्स्ट है हमारा कूड़ा कचरे का निपटारा सही ढंग से करें। देखो अगर हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसको सही तरीके से फेंकेंगे, अच्छे से उसका निपटारा करेंगे तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा। फसलों पर कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करना। देखो फसलों पर अगर हम कीटनाशक जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, उनको सीमित मात्रा में उनका इस्तेमाल करेंगे, है ना, और संभल कर इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारा मृदा जो प्रदूषण है वो नहीं होगा। तो देखो आप इस पॉइंट में लिख सकते हो कि फसलों पर कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण कम होता है, क्योंकि फिर पौधे अधिक से अधिक मात्रा में उसको एब्जॉर्ब यानी कि खुद ही सोख लेते हैं और वो भूमि तक बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, और जब वर्षा होती है तो फिर उससे वो भूमिगत जल में नहीं पहुंच पाता और ना ही किसी जल स्रोत में पहुंच पाता है। तो इससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों में रोकथाम होती है। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको एक ही पॉइंट समझाया है, आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजैविक कचरे का सही तरीके से निपटारा करना। अजैविक कचरा कौन सा? वो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, मेटल हो गया, कोई भी लकड़ी हो गई, तो ये सब, मतलब लकड़ी तो अजैविक में नहीं आती, मतलब मेटल वगैरह ये सब अजैविक में आ जाते हैं, जो गले ना मिट्टी के अंदर, वो सारा कूड़ा कबाड़ा। तो अजैविक कचरे को सही ढंग से निपटारा करना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थों की ज़मीन में गहराई में ढंग से गाड़ना चाहिए उनको। देखो मैंने आपको रेडियोधर्मी बताए थे, उनसे भी क्या क्या होता है। तो इनको अगर हम ज़मीन में अच्छे से गाड़ेंगे तो इनके जो रसायन होती है, इनकी जो मतलब इनकी जो रेडिएशन होती है वो ऊपर तक नहीं आ पाएगी और उससे मिट्टी की जो प्रदूषण होगा वो बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्षारोपण करना ताकि मृदा का अपरदन ना हो सके। तो देखो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे पेड़ों की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ बना लेंगी मिट्टी में। तो अगर कभी बारिश भी आएगी, बाढ़ आएगी, हवा भी चलेगी तेज़, तो मिट्टी की पकड़ इतनी तेज़ होगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। तो इससे भी मृदा प्रदूषण जो है वो उस पर रोकथाम लगेगी। नेक्स्ट है औद्योगिक कचरे का ठीक से निपटारा करना। देखो जो उद्योगों से जो वेस्ट आता है, कचरा आता है, अगर उसको पहले ही साफ करके नदियों में छोड़ा जाए तो ना तो जल प्रदूषण होगा, या फिर उसको अच्छे से उसका निपटारा किया जाए तो भी क्या होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट है वेस्ट प्रबंधन तकनीक को अपनाकर। देखो वेस्ट प्रबंधन तकनीक होती है यानी कि जो भी कूड़ा कबाड़ा जो भी वेस्ट होता है उसको अच्छे से प्रबंध करना, यानी कि जो अजैविक कूड़ा है उसको ऐसी जगह फेंकना जो अजैविक के लिए डस्टबिन वगैरह बने होते हैं, जैविक कूड़े को ढंग से फेंकना, या फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिन्हें आप मिट्टी में दबा दोगे, यानी कि जैविक चीज़ें जिन्हें मिट्टी में दबा दोगे वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है और वो मिट्टी के लिए हार्मफुल भी नहीं होती है, जैसे कि पेड़ पौधों का थोड़ा बहुत जो कचरा निकलता है वो। तो आप वेस्ट प्रबंधन तकनीक को अपनाकर भी मृदा प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सबको कम कर सकते हैं। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ये मानव जनित प्रदूषण है। मानव जनित यानी कि हम इंसानों द्वारा पैदा किया हुआ, तो ये हम इंसानों द्वारा बनाया हुआ प्रदूषण है। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहन शक्ति सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। तो क्या होता है, अलग अलग ध्वनि के स्रोत होते हैं, यानी कि सोर्सेज होते हैं, अलग अलग ऐसी चीज़ें होती है जिनसे आवाज़ आती है, जैसे कि हमारे टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, है ना, हमारे घर में मिक्सी ग्राइंडर वगैरह होते हैं, ये सब। तो मतलब अलग अलग स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं आवाज़ के, यानी कि ध्वनि के। तो उन सब से जो उत्पन्न होती है ध्वनि, अगर वो हम इंसानों के लिए हमारी सहन शक्ति से ज़्यादा है, यानी कि वो इतनी तेज़ आवाज़ है, इतने तेज़ वो मतलब नॉइज़ है कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे, हमारे कानों में वो चुभ रही है,
या फिर बिल्कुल ही इस लायक हो गई कि उसे सुन के हम कुछ हमसे असहज, यानी कि बिल्कुल ही जिसे हम एक सेकंड के लिए भी ना सुन सके, ऐसी आवाज़ है तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि हम लोगों के लिए सुनने लायक नहीं है, जो हम लोगों के कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, उससे हमें दिक्कत होती है, तो उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इसे डेसिबल के इकाई में मापते हैं। तो देखो मैं फ्रेंड्स बताऊं, जैसे कि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को नापने का तरीका क्या होता है, इसको डेसिबल्स में नापा जाता है। जैसे आप वज़न होता है, वज़न को आप किस में नापते हो, वज़न को आप नापते हो किलोग्राम में, कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। लंबाई को आप नापते हो मीटर में, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा ध्वनि होता है, आवाज़ होती है, उसको हम डेसिबल में नापते हैं, और डेसिबल को शॉर्ट फॉर्म में डीबी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्च मात्रा का स्तर दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल तय किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारा, उन्होंने एक स्तर तय कर दिया, यानी कि एक लेवल जो है वो डिसाइड कर दिया कि अगर हम मतलब कि दिन के अंदर जो है हम 45 डेसिबल मतलब इतने लेवल वाली हम जो है आवाज़ सुनने के लायक होते हैं, और रात को हम इतनी सुनते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्च मात्रा का स्तर जो है यानी लेवल जो है वो डिवाइड कर दिया। उन्होंने बता दिया दिन में हम 45 डेसिबल तक की सुनते हैं और रात में हम 35 डेसिबल तक की सुनते हैं। ये इन्होंने तय कर दिया कि ये हमारे कानों के लिए अच्छी हैं। अगर हम मतलब देखो 45 डेसिबल तक के बीच में मतलब कितनी भी हो, 1 2 3 4 5 45 तक कितनी भी हो, तो वो हमारे लिए मतलब आसान होती है, उसे हम आराम से सुन सकते हैं, वो हमारे कानों के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। रात में 35 क्यों बोला है, क्योंकि देखो रात को सबको सोना होता है। अगर आपको सोना है, नींद के लिए कम शोर का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि एक ऐसे एनवायरनमेंट का होना जिसमें शोर बहुत कम हो, जिसमें आप एक चैन की नींद ले सके। तो इसलिए रात में इन्होंने 35 डेसिबल्स दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा अप्रिय ध्वनि, यानी कि जो ध्वनि हमें पसंद ना है, अप्रिय, वो शोर कहलाती है। 75 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि जीवधारियों के लिए हानिकारक होती है। तो 75 डेसिबल से अगर ज़्यादा होती है कोई ध्वनि, तो वो हम इंसानों के लिए या फिर जीव मतलब किसी भी जीव के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है ध्वनि प्रदूषण के कारण, किन किन कारणों की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो फैलता है। सबसे पहला प्राकृतिक स्रोत, यानी कि जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं वो वाले स्रोत है सारे। इन स्रोतों के अंतर्गत बादलों की गरज, आपने सुना ही होगा, जब मतलब बारिश होनी होती है उससे पहले बादल जो होते हैं कितनी तेज़ तेज़ गरजते हैं। बिजली की कड़क, तीव्र हवाएं यानी कि तेज़ तेज़ हवाओं के चलने की आवाज़, टॉर्नेडो, उच्च जलप्रपात यानी कि जब बहुत तेज़ी से पानी की जो उछालें होती हैं, वेव्स होती हैं, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आदि। तो इन सब से जो आवाज़ें आती हैं वो ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हमारा मानवीय स्रोत, यानी कि हम इंसानों द्वारा जो पोल्यूशन फैलाया जाता है, जिन जिन कारणों से फैलता है। तो मानवीय स्रोत ज़्यादा हानिकारक है। तो अब इसमें कौन से स्रोत आते हैं। यातायात, वाहन ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। देखो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, हम कार से जो हॉर्न बजाते हैं वो हॉर्न एक ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, वो भी है ना। स्कूटर, रेल, हमारा एयरप्लेन यानी कि हवाई जहाज़, इससे भी 80 से 140 डेसिबल तक की ध्वनि पैदा होती है। एंड अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले पेज पे कि 75 डेसिबल से अगर कोई आवाज़ तेज़ होती है तो हमारे लिए वो काफ़ी हार्मफुल होती है। तो मनोरंजन स्थलों में रॉक संगीत, पॉप संगीत ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने में अग्रणी होते जा रहे हैं। तो आजकल के टाइम पे तो आप सबको पता ही है फ्रेंड्स, हम जो यूथ हैं, हमको रॉक म्यूज़िक एंड पॉप म्यूज़िक जो होता है उसको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम ज़्यादा फोक सॉन्ग्स में हम इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो ये जो हमारा रॉक सॉन्ग्स होते हैं, हमारा रॉक म्यूज़िक होता है, ये भी एक नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। घरों में कपड़े धोने की मशीन, मसाले पीसने की मशीन, जनरेटर चलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमारे घर में जो हम कपड़े धोने की मशीन यूज़ करते हैं, हम ग्राइंडर मिक्सर यूज़ करते हैं, जनरेटर वगैरह, ये भी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इनके अलावा फैक्ट्रियाँ, तेज़ ध्वनि वाले लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर होते हैं ना बहुत तेज़ आवाज़ वाले, जो हम अपनी शादी पार्टियों में भी लगाते हैं, डीजे वगैरह, और निर्माण कार्य आदि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सारे मानवीय स्रोत हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हमारी जो सब हेडिंग है वो है
ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। तो क्या क्या असर पड़ते हैं नॉइस पोल्यूशन के? तो देखो, नॉइस पोल्यूशन के जो असर है वो पर्यावरण और जीव जंतुओं सभी पर देखने को मिलता है। मनुष्य में इसके कारण सुनने की क्षमता में कमी, यानी कि हम इंसानों के अंदर हमारी सुनने की जो एबिलिटी होती है उसमें कमी आती है। गर्भपात, गर्भपात का मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरीके से जब जो बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं गर्भपात। तो पुतली का फैलाव, यानी कि पुतली यहाँ पे आइस जो होती है ना, हमारी आँखों की जो पुतली होती है, काली काली सी गोल गोल सी हमारी आँखों के अंदर ये जो काली काली गोल गोल सी होती है इसको पुतली बोलते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन के कारण हमारी पुतली जो होती है वो भी बड़ी होने लगती है, उसका फैलाव होने लगता है। मानसिक बीमारियाँ होने लगती हैं, पाचन संबंधी बीमारियाँ होती हैं, हृदय संबंधी रोग यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, कार्य क्षमता में कमी यानी कि हमारे काम करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है, और रोगों के होने की संभावना जो होती है वो इन सारे रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इनमें जो मेन एक तरीके से मैं आपको बताऊं मेन क्या है, वो है सुनने की क्षमता में कमी, यानी कि जितना ज़्यादा आप नॉइजी एरिया में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी सुनने की जो एबिलिटी है वो इफ़ेक्ट होगी। तेज़ आवाज़ से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क और यकृत को हानि पहुंचती है। तो ये जितनी भी तेज़ आवाज़ें होती हैं इनसे जितने भी जंतु होते हैं, उसमें हम इंसानों को भी ले लो, छोटे मोटे जो ये जानवर हमारे कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं इनको भी ले लो, तो इनके हृदय, इनके मस्तिष्क और इनके यकृत जो होते हैं इसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। जेब्रा फिंच जैसे जानवर ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगी से संचार करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने एक वैरायटी बता दी जानवर की, जेब्रा फिंच। तो ये एक जानवर है, ये क्या करते हैं, इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता जा रहा है, जैसे कि एक जेब्रा फिंच हो गया, एक ये वाला जेब्रा फिंच हो गया, तो ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से अपने सहयोगी के साथ, यानी कि जो भी इसका पार्टनर है उसके साथ ये बातचीत भी नहीं कर पाते, इनको दिक्कत होती है बातचीत करने में नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा, तेज ध्वनि कान के पर्दों को हानि पहुंचा सकती है। तो ये जो तेज आवाज़ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाली तेज आवाज़ जो होती है वो हमारे कान के पर्दों को बहुत ज़्यादा हानि यानी कि नुकसान पहुंचा सकती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, देखो हमारे कान के पर्दे होते हैं, जैसे कि सोचो ये मेरा कान है, इसके अंदर एक यहाँ पे पर्दा होता है, जैसे आवाज़ इसके अंदर जाएगी तो ये हिलता है, इसके हिलने से ही हमें वो जो पूरा हमारे कान के अंदर का पूरा सिस्टम होता है, इसके हिलने से ही वो आवाज़ अंदर जाती है और फिर हमारे ब्रेन तक जाती है, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो उसको पहचानता है कि क्या आवाज़ आई है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। तो जब ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है तो ये जो हमारा पर्दा होता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलता है और इसके फटने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 हो गया। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एक लाइन के पॉइंट्स बताए हैं, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, आप ना अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हो, तो आप एक एक लाइन के पॉइंट्स लिखोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको कम से भी कम 2 से 3 लाइन के पॉइंट्स जो हैं फ्रेंड्स वो लिखने पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम में। अब चाहे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, देखो आपको ये जो पॉइंट्स है ये तो लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको इन्हें समझना भी पड़ेगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप एग्ज़ाम में बनाते चले जाओ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो 6th जो हमारा पॉइंट है वो है मानव में बोलने में व्यवधान। व्यवधान यानी कि दिक्कत होना, चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान आदि समस्याएं भी होती है। तो क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हम इंसानों में बोलने में भी दिक्कत होती है, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमें नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती, और ये सारी जो समस्याएं होती है ये हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये मैंने कुछ आपको प्रभाव भी बता दिए। अगर आपको और भी ज़्यादा असर पता है कि ध्वनि प्रदूषण से और कौन से प्रभाव जो हैं वो जानवरों पर, हम इंसानों पर या फिर पेड़ पौधों पर पड़ते हैं, पर्यावरण पर पड़ते हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी कि अब हम इसको काबू में कैसे ला सकते हैं, इस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल, मैंने देखो आपको बताया था कि डेसिबल को मैं डीबी में भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डीबी तक कम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डेसिबल। तो देखो ये जितने भी हरे पौधे होते हैं, देखो जैसे हमारी सड़क है, हमारी सड़क के किनारे पे हम हरे पौधे लगाएंगे तो हमारे हरे पौधे हमारे
जितना भी नॉइस पोल्यूशन हमारे व्हीकल्स के हॉर्न वगैरह से फैलता है तो वो उनसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हरे पौधों के पास ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वह 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं ध्वनि के प्रदूषण को। एक तो ये वाला उपाय हो गया। दूसरा होता है कारखानों की दीवारें ध्वनि रोधक बनाई जानी चाहिए, यानी कि जितने भी कारखाने होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन पे होता है, वो फैलता है, तो उनकी दीवारें जो है ना उन्हें वो मोटी बनानी चाहिए। और इस मतलब वो होता है ना साउंड एब्जॉर्बिंग शीट्स जो होती हैं, उन्हें उसका यूज़ करना चाहिए, यानी कि उन्हें अपनी दीवारें फिर ध्वनि रोधक बना देनी चाहिए कि उनसे बाहर साउंड ही ना आए, जिससे कि एनवायरनमेंट में नॉइस पोल्यूशन नहीं फैलेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि उन्हें अपनी दीवारें ध्वनि रोधक बनानी चाहिए, जिससे कि कारखानों के अंदर का जो भी साउंड है, यानी कि जो भी ध्वनि है, वो बाहर नहीं आएगी, और जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो ध्वनि प्रदूषण से बच जाएगा। तो आप ऐसे करके पॉइंट्स बना सकते हैं। थर्ड है हमारा मशीनों में साइलेंसर का प्रयोग होना चाहिए। एक तो देखो मैंने आपको बताया कारखानों में ही हम अपनी साउंड एब्जॉर्बिंग शीट्स लगा दें। अच्छा, दूसरा तरीका है जितनी भी मशीनें होती हैं उनमें साइलेंसर का यूज़ करना चाहिए। जैसे आपने सुना ना कि जो हमारी गन्स वगैरह होती है उनके अंदर साइलेंसर लगता है, क्योंकि फिर जब शूट करते हैं तो साउंड नहीं आती है। तो इसी तरीके से मशीनों में साइलेंसर लगा दो कि जब वो चले तो उनकी साउंड ना आए, तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन जो है वो बहुत कम मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है यातायात कानून द्वारा शोर करने वाले वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। प्रतिबंधित यानी कि पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, उन पर रोक लगा देनी चाहिए। तो देखो यातायात कानून है एक, जिसके द्वारा जो वाहन बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, यानी कि ऐसा होता है ना जितने ज़्यादा व्हीकल्स पुराने होते जाते हैं वो उतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन फैलाते जाते हैं। तो इसीलिए यातायात कानून के द्वारा जितने भी ऐसे वाहन होते हैं जो शोर करते हैं उनको रोक देना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों को बस्तियों से दूर बनाया जाना चाहिए। देखो जितने भी हमारे बस स्टैंड्स होते हैं, रेलवे स्टेशन और हमारे एयरप्लेन्स के जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, इनको बस्तियों से दूर बनाया जाना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह से जहाँ पे लोग रहते हैं। क्योंकि देखो आपको पता है बस स्टेशन हो गए, सोचो आपके घर के साइड में ही बस स्टेशन है, वहाँ पे रोज़ कितनी बस आती जाती होंगी, है ना, कितना नॉइस पोल्यूशन वहाँ पे फैलेगा, आप तो वहाँ रह ही नहीं सकोगे। रेलवे स्टेशन को ले लो, रेलवे स्टेशन के पीछे ही घर है, डेली की वहाँ पे ट्रेन आती जाती होगी, ट्रेन कितनी साउंड प्रोड्यूस करती है, ट्रेन से इतना ज़्यादा नॉइस निकलता है, तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे उनको नई नई बीमारी हो जाएंगी, उन्हें सुनने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को कुछ। और एयरप्लेन्स का तो आप पूछो ही मत, आपके घर के आसपास कहीं एयरपोर्ट है, आपको पता है एयरप्लेन जब उड़ता है यानी कि टेक ऑफ करता है तो उससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। एंड अगर एयरप्लेन के मतलब आपका घर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, तो जब एयरप्लेन टेक ऑफ करेगा ना, तो कई बार चांसेस क्या होते हैं कि एयरप्लेन अगर आपके घर के जस्ट बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है तो घर के जितने भी शीशे वगैरह होते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से वो भी टूट जाते हैं। तो इन सब कारणों को बचने के लिए इन सब जितनी भी जगह हैं, रेलवे स्टेशन, हमारे हवाई अड्डे, बस अड्डे, इन सबको बस्तियों से दूर बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को भी इनसे निकलने वाले नॉइस से जो है दिक्कत ना हो और पर्यावरण भी प्रदूषण से थोड़ा सा बचा रहे। नेक्स्ट है इसके दुष्परिणामों, इसके किसके ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जन सामान्य को यानी कि जनता को बताना जाना चाहिए कि मतलब इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो जाए और खुद ही वो ध्वनि प्रदूषण कम फैलाए। क्या होता है कई बार लोग ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं, रेड लाइट पे, एंड उन्हें पता है रेड लाइट हो रही है, अभी रेड है लाइट, फिर भी हॉर्न पे हॉर्न बजाए चलते हैं, हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन फैलता है बेफालतू का। तो अगर लोग जागरूक होंगे नॉइस पोल्यूशन को लेके तो वो अपनी तरफ से भी तो कोशिश करेंगे कि उनसे नॉइस पोल्यूशन ना हो, तो उन्हें इसके निवारण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो ये कुछ कारण हो गए, मतलब कुछ तरीके हो गए जिनसे हम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। लास्ट है हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 1989 दिसंबर में कानून बनाए गए थे। तो देखो एक हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए दिसंबर में 1989 में कुछ कानून भी बनाए गए थे, जिनकी हेल्प से ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके।
अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ताप प्रदूषण। तो ताप प्रदूषण को इंग्लिश में थर्मल पोल्यूशन भी कहते हैं। तो जब किसी जल निकाय या वायुमंडल की वायु का तापमान, किसका, जल निकाय की या फिर वायुमंडल का तापमान बढ़ या घट जाता है तो उसे ताप प्रदूषण कहा जाता है। देखो, जब अगर सोचो कोई पानी की जगह कोई नदी है, कोई तालाब है, अगर उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि उसके पानी का जो टेम्परेचर है वो घट जाए या फिर बढ़ जाए, या फिर हमारे वायुमंडल की यानी कि हमारे पर्यावरण में जो हवा है उसका तापमान घट या बढ़ जाए तो उसी को ताप प्रदूषण कहते हैं। मैं एक बार और फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर पानी की कोई जगह है, तालाब वगैरह है, अगर उसके अंदर उसके पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए, या तो वो पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, या फिर हमारे पर्यावरण के अंदर जो हवा है उसका टेम्परेचर या तो घट जाए या फिर बढ़ जाए, तो इसी को ही ताप प्रदूषण कहा जाता है। ताप का मतलब ही होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पानी के टेम्परेचर की, यहाँ पे एयर के टेम्परेचर की। थर्मल यानी कि ताप प्रदूषण किसी भी तरह से पानी की गुणवत्ता का अभाव है। तो देखो, थर्मल या फिर जो ये ताप प्रदूषण होता है इसमें हर तरह से पानी की गुणवत्ता जो होती है उसमें कमी आती है। यानी कि देखो क्या होता है, कई बार कोई फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, ठंडा पानी नदियों में छोड़ देती हैं, जिससे कि जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है पानी का उसमें एकदम से ठंडा पानी आया तो इसके तापमान में गिरावट आ जाती है, तो क्या हुआ, ताप प्रदूषण हो गया। या फिर उन्होंने गर्म पानी छोड़ दिया तो इसके जो तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, तो भी ताप प्रदूषण हो गया। तो ये बताया है कि ताप प्रदूषण किसी भी तरह से पानी की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है। ताप प्रदूषण के स्रोत यानी कि कारण, किन किन कारणों की वजह से ताप प्रदूषण होता है। तो थर्मल प्रदूषण, मैंने आपको बताया ताप प्रदूषण को इंग्लिश में थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, यानी कि थर्मल प्रदूषण। तो इसका एक सामान्य कारण है बिजली संयंत्र और उद्योगों में पानी का उपयोग शीतलक के रूप में करना है। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जो बिजली संयंत्र यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर बिजली बनाई जाती है उनको बिजली संयंत्र कह देते हैं, या फिर उद्योगों में पानी का जो इस्तेमाल करते हुए एक शीतलक के रूप में करते हैं। शीतलक यानी कि कूलेंट, यानी कि ठंडा करने के लिए, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है इन सब जगह पे। तो जब इस्तेमाल हुए जल को नदियों में छोड़ा जाता है, यानी कि जब इसमें जो पानी इस्तेमाल हुआ है इनमें, तो उसके बाद जब उस पानी को नदियों में वापस से छोड़ दिया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। क्यों, देखो ये यहाँ पे इन्होंने ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया था, यानी अब पानी ठंडा है और इन्होंने इस ठंडे पानी को इसके अंदर भेज दिया, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जिससे कि ताप प्रदूषण होता है। तो ये भी एक कारण है ताप प्रदूषण का। नेक्स्ट है थर्मल प्रदूषण का एक कारण जलाशय। अब जलाशय में देखो तालाब भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी होता है, वो सब जलाशय में आ जाता है। तो इसका एक कारण है जलाशय, तालाब या फिर टंकी द्वारा बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी को नदियों में बहाने से होता है। तो देखो, अगर नदियों में टंकियों से बिल्कुल ठंडा पानी भेज दिया या फिर जलाशयों में मतलब जो है बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को बहा दिया गया तो इससे ताप प्रदूषण होता है। देखो, एक तो कारण था कि ये जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं इन्होंने नदियों में छोड़ दिया। दूसरा कारण है किसी जलाशय वगैरह में या फिर टंकी के जरिए से नदियों में ठंडा पानी छोड़ दिया गया। अब तीसरा है कोयले को जलाने से भी ताप प्रदूषण होता है। क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, कोयले को जलाया, किसी भी फैक्ट्री ने या फिर उद्योग में उसमें कोई काम चलता है और उन्हें ज़रूरत है कोयले की और वो उसको जलाते हैं तो उससे बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है, जिससे कि वो जितना भी पोल्यूशन गैसेज होती हैं वो हवा में जाके इकट्ठी हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो पोल्यूशन है ये हवा का जो टेम्परेचर होता है उसको घटाया बढ़ा देता है और जिसको भी ताप प्रदूषण कहते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हमारी हवा जो है उसका तापमान भी घटता है बढ़ता है तो वो भी ताप प्रदूषण में आता है। तो देखो, कोयले को जलाने से अगर हमारी एयर का टेम्परेचर घटता है या फिर बढ़ता है तो इसको भी ताप प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन भी ताप प्रदूषण का एक कारण है। अब मृदा अपरदन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था क्या होता है। अगर मिट्टी है, जैसे एक जगह की मिट्टी है, अगर वो यहाँ से कभी बारिश आई इसके ऊपर या फिर तेज़ हवाएं चल के आई, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसी को कहते हैं मृदा अपरदन और इसी को कहते हैं मिट्टी का कटाव। तो ये जो मृदा अपरदन होता है इसकी वजह से भी ताप प्रदूषण होता है, ये भी एक कारण है ताप प्रदूषण का। नेक्स्ट है हमारा वनों की कमी
और औद्योगिक कचरा आदि भी इसके कारण है। अगर पेड़ों की कमी होगी तो भी जितना ज़्यादा पोल्यूशन फैलता जाएगा वो उस पोल्यूशन को कम हो नहीं पाएगा, क्योंकि पेड़ों की कमी है तो भी ताप प्रदूषण फैलता है। और अगर जितना भी हमारे उद्योगों से वेस्ट वगैरह निकलता है इसको हम इधर उधर फेंक देंगे, सड़ेगा गलेगा, इनसे गंदा गंदा गैसेज निकलेंगी तो भी ताप पोल्यूशन फैलेगा। या फिर इससे जो कचरा आता है ये हमारे मिट्टी को गंदा करेगा, हमारा मृदा प्रदूषण होगा, और मृदा प्रदूषण के साथ साथ हमारा ताप प्रदूषण भी हो जाएगा। तो ये कारण थे ताप प्रदूषण के। नेक्स्ट है ताप प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि अब इसके क्या क्या असर पड़ते हैं। तो ताप प्रदूषण के कारण पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी होती है। पानी के अंदर आप सबको पता होगा पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन कैसी होती है, घुली हुई होती है। ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन के जैसे हम हवा के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं गैस की फॉर्म में, ऐसे ही पानी के अंदर भी मछलियाँ गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन लेती है। नहीं, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है। तो ताप प्रदूषण के कारण जैसे कि अगर कहीं ठंडा गर्म पानी आके नदियों में मिल गया तो उसके कारण घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और मछलियों को जिंदा रहने के लिए 6 ppm, ppm को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। तो 6 ppm की ज़रूरत होती है। देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है ये भी मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन आपके इस वक्त काम का नहीं है यहाँ पे, तो फालतू में टॉपिक को बढ़ाते नहीं है वीडियो को, इसे इतना ही समझ लेते हैं कि ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो मछलियों को ज़िंदा रहने के लिए 6 ppm की ज़रूरत होती है, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 6 ppm होनी चाहिए। तो अगर उससे मतलब जो उच्च तापमान का पानी जो होता है वो उसको सहन नहीं कर सकती, यानी अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसको सहन नहीं कर पाएंगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जल का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है और मछलियाँ मर जाएंगी। नेक्स्ट है पानी का उच्च तापमान उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देता है, यानी कि पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो उससे पानी की जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और जो उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि उसके फिज़िकल और उसके केमिकल जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पानी के गुण बदलते रहते हैं। पानी में तापमान की वृद्धि से पानी में जहर की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा देखो जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता रहेगा वैसे वैसे पानी के अंदर जहर की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ती जाती है, जो जलीय जीवन के मृत्यु दर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। देखो अब जैसे जैसे पॉइजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर जितने भी मछली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते होंगे पानी में, और जितने भी पेड़ पौधे होते होंगे जो पानी में उगते होंगे वो मर जाएंगे, उनका जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ये पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, यानी कि जो ताप प्रदूषण है ये पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को, यानी कि पानी के अंदर जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बाधित करता है, उसको कहीं ना कहीं रोकता है। ताप प्रदूषण के कारण जीवों की क्षति भी होती है। अब देखो ताप प्रदूषण के कारण बहुत सारे ऐसे जीव है जो अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हवा में पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, पानी के अंदर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो ताप प्रदूषण के कारण जीवों की क्षति होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे जीव हैं जो तापमान में बदलाव के कारण मर जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो ये ताप प्रदूषण है, इससे पर्यावरण का ताप भी बढ़ता है, मैंने बताया था। तो इससे जो हमारी एयर होती है, हमारी हवा होती है, उसका ताप, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हवा का जो तापमान होता है वो घटिया बढ़ जाता है। तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है ताप प्रदूषण से। तो नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है वो है फ्रेंड्स ताप प्रदूषण की रोकथाम, यानी कि अब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक तो तरीका है गर्म पानी के ताप का भवनों को गर्म करने में उपयोग, यानी कि जैसे कोई गर्म पानी की नदी वदी है, अब उसका जो भी टेम्परेचर है, देखो गर्म पानी की नदी है, इसका जो टेम्परेचर घट बढ़ गया है तो इसके टेम्परेचर का हम भवनों को यानी कि अपने घर वगैरह किसी भी बिल्डिंग को गर्म करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी ताप प्रदूषण की रोकथाम होती है। दूसरा स्विमिंग पूल को गर्म करने में इसका इस्तेमाल करने से भी इसमें रोकथाम की जा सकती है। तो देखो अब जैसे पानी है, इससे जो भी टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर का इस्तेमाल हम स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको गर्म करने में भी कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हुआ ताप प्रदूषण को कंट्रोल में लाने का।
तीसरा है वृक्षारोपण करके हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से भी इसे रोका जा सकता है। तो देखो हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी और प्रदूषण जो है फिर वो कम हो जाएगा, जिससे हमारे हवा जितनी भी होती है उसका टेम्परेचर घट बढ़ जाएगा, तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा दूसरे जीवों पर भी। फोर्थ है हमारा कृत्रिम शीतलन कुंड या फिर तालाबों का उपयोग करके भी इसे रोका जा सकता है। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, जो हम इंसान बनाते हैं। तो हम इंसान किसी ऐसी तालाब या फिर कुंड का मतलब ये हुआ तालाब, छोटी से कोई गड्ढा खोद दो, तो एक इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उद्योगों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों या फिर तालाबों में छोड़ने से पहले इन्हें मनुष्य द्वारा निर्मित तालाबों या फिर कुंड, यानी कि जो हम ये बनाएंगे इनमें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए। यानी कि अगर गर्म पानी आया है तो उनको पहले इन तालाबों कुंड में छोड़ना चाहिए, ताकि वो फिर उसका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाए, यानी कि वातावरण के हिसाब से तालमेल खा जाए, और फिर उसको दूसरी नदी या फिर तालाब में छोड़ना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, ताप प्रदूषण की रोकथाम हो सकती है। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्र पर नियंत्रण करके भी ताप प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नाभिकीय संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट्स, तो न्यूक्लियर प्लांट्स पर नियंत्रण करके भी, इन पर भी कंट्रोल करके हम ताप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है उद्योगों में कोयले का प्रयोग कम किया जाए। देखो अगर फ्रेंड्स कोयले का जो इस्तेमाल है वो बिजनेसेस में, उद्योगों में कम किया जाएगा तो कोयला कम जलेगा, तो कोयले से जो गैसेस निकलती हैं वो भी कम बनेंगी। तो अगर वो एनवायरनमेंट में वो गैसें ही नहीं निकलेंगी तो जिससे कि क्या होगा, ताप प्रदूषण भी कम होगा। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण को कम करने के लिए ताप को सीधे विद्युत में परिवर्तित करना एक अच्छा तरीका है। आजकल क्या करते हैं फ्रेंड्स, जितना भी ये ताप प्रदूषण होता है, जितना भी ये टेम्परेचर घटता बढ़ता है, इसको कम करने के लिए इस टेम्परेचर को ही सीधे लाइट में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। तो इससे भी एक बहुत अच्छा तरीका हुआ। क्या हुआ, अगर टेम्परेचर जो है ये, अगर मतलब देखो नदियों के पानी का टेम्परेचर घटा बढ़ा, इसको सीधे अगर हम लाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे हमारे दो फ़ायदे हैं। पहला, हमारा ताप प्रदूषण कम हो जाएगा। दूसरा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है हमारी कंट्री में, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो दो फायदे हो गए। तो ये सारे तरीके हुए जिसकी वजह से हम ताप प्रदूषण को कम कर सकते हैं, फिर उस पर रोकथाम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।